हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सेकेंड पार्ट जो ली चैटलियर प्रिंसिपल का है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो टॉपिक है टेम्परेचर, दूसरा इनर्ट गैस और तीसरा कैटलिस्ट किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे या कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को भेजेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट की। देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर यदि हमें समझना है तो उससे पहले हम रिएक्शन में होने वाले कुछ छोटे छोटे चेंजेस को देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। देखो, कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को होने के लिए हमें एक चीज तो डेफिनेटली पता है, या तो मुझे उस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे वो रिएक्शन करवानी है तो रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, या मैं ये कह सकता हूँ उसको एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ सकती है। सिंपल तरीके से अगर मैं लिखूं तो एनर्जी मुझे उसको सप्लाई करनी पड़ सकती है, एनर्जी मुझे देनी पड़ सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर से एनर्जी या हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये बात मैं जानता हूँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई रिएक्शन होनी है तो उसको या तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर यदि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है या मैं ये कह सकता हूँ एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई जाती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और अगर यदि कोई भी रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। सिंपल है। ठीक है, अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब बोल दे या एनर्जी रिलीज्ड बोल दे। रिलीज का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है सप्लाई करना। ठीक है, अब हम किस तरीके से इसको किसी भी रिएक्शन में दिखाएं, रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन लिखी और इस रिएक्शन में जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दी A प्लस B गिव्स C+D। मान लेते हैं C+D मेरी रिएक्शन है। अगर मुझे रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कुछ अमाउंट में हीट मैंने इसको प्रोवाइड की, प्लस हीट का मतलब मैंने ये जो एनर्जी दी है ये मैंने रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई की है। और अगर यदि रिएक्टेंट में एनर्जी दी है, ध्यान से समझना इन पॉइंट्स को, रिएक्टेंट में एनर्जी सप्लाई करना मतलब यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना, रिएक्शन को एनर्जी देना, रिएक्टेंट को एनर्जी दी है और रिएक्टेंट को एनर्जी दी है, इसका मतलब क्या है? दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनका मीनिंग समझ लो। अगर यदि ये चीज समझ में आ गई तो आपको टेम्परेचर इफेक्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन में मैंने रिएक्टेंट को हीट दी है और रिएक्टेंट को हीट दी है तो मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो मैंने A प्लस B गिव्स C+D और प्लस हीट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हीट, यहाँ पे मैंने लिखा है हीट। ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये तो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, भाई मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मेरी हीट है प्लस हीट किधर हो रही है? प्रोडक्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या है? मेरी हीट है वो रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये है हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन। हीट निकल रही है भाई, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके अंदर से हीट निकलने लग रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मेरी रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। अब एक बात ध्यान से सुनना, इनका मीनिंग समझना है। इनका मीनिंग ये है, अगर यदि ये रिएक्शन यहां से यहां पे जा रही है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने हीट सप्लाई की है तो रिएक्शन के लिए जो ये रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट के लिए यही एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। क्यों? रिएक्टेंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। और प्रोडक्ट के लिए अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देख रहा हूं, रिवर्स डायरेक्शन में देखने का मतलब है C+D के लिए, C+D जो मेरा प्रोडक्ट है इसके तरफ से देखूंगा। मैं यहां से देखना शुरू करता हूं क्योंकि मेरी रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तो वो बैकवर्ड भी तो आएगी। अगर मेरा ये कंपोनेंट रिएक्टेंट है, रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है और ये रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, तो इसके लिए यही कंपोनेंट क्या होगा? एक्सोथर्मिक का काम करेगा। तो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर यदि A+B के लिए मैं देखूंगा तो ये हीट इसके लिए एंडोथर्मिक होगी, और अगर मैं C+D के लिए देखूंगा तो यही हीट इसके लिए एक्सोथर्मिक का काम करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, चलो यहां पे देखो A+B के लिए ये जो हीट है, A+B के लिए ये वाली हीट है, कैसे काम कर रही है? एक्सोथर्मिक का काम कर रही है। लेकिन इस C+D के लिए यही हीट एंडोथर्मिक का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट में ही हीट प्लस साइन के साथ है। मतलब प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के लिए ये हीट एंडोथर्मिक का काम करेगी। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर है? इसी पॉइंट को मैं एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैंने लिख दिया भाई A+B गिव्स C+D और माइनस हीट, मैंने ऐसे लिख दिया माइनस हीट। अगर यदि ये हीट यहाँ पे प्लस में था, इधर लेके गया तो माइनस में, क्योंकि साइन चेंज होता है, हमें पता है इक्वल टू के अगर यदि साइड में देख लेके जाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो माइनस साइन में चला जाता है। तो ये माइनस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसके लिए ये हीट पॉजिटिव है। कैसे है? मैं इस हीट को उठा के माइनस साइन में तो इधर लेके आया, तो A+B प्लस हीट, और मैंने इसको लिख दिया C+D। इसका भी मतलब सेम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। किसके लिए? A+B के लिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का काम कर रहा है। A+B जो रिएक्टेंट है उसके लिए ये जो हीट है वो एंडोथर्मिक का काम कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना है। पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग समझना है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, उसी के बेसिस पे हम टेम्परेचर को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? देखो अब समझना है, अब ध्यान से सुनना है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर फैक्टर की, कि हमने कहा रिएक्शन में टेम्परेचर या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम डिक्रीज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो ही काम कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे लिखा अगर यदि हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगी जिस डायरेक्शन से एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिस रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। कैसे? देखो ध्यान से समझना, मैंने ये बोला A+B साथ में हीट, मैंने लिख दिया C+D। ठीक है, ये मेरी कौन सी प्रोसेस है? A+B जो रिएक्टेंट है उसके लिए मेरी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यहां पे इसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो ध्यान से, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट सप्लाई करना, हीट बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? तो मैं कहूंगा रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, किसी का डिसोसिएशन बढ़ाते हैं, तो वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट ही तो बनाएगा, प्रोडक्ट ही तो बनाएगा। तो अगर यदि मेरे को ये पहचानने में आ गया कि कौन सी डायरेक्शन में किसके लिए एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट सप्लाई करना, तो हीट सारी कौन लेगा? हीट सारी वो कंपोनेंट लेगा
सारी हीट वो कंपोनेंट लेगा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस शो कर रहा है। बात क्लियर है? तो एंडोथर्मिक में कौन है? ए प्लस बी मेरा रिएक्टेंट है, ए प्लस बी है वो रिएक्टेंट है और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है तो सारी हीट को एब्जॉर्ब ये करेगा। भाई जितना भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वो सारे का सारा एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? ये करेगा। और ये करेगा तो इसका डिसोसिएशन होगा और मेरे पास C प्लस डी बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? C प्लस डी बनेगा तो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? नहीं आई है? एक और देखो, जैसे मान लो मैं इसी के साथ एक और एग्जांपल लिखूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी और साथ में मैंने इधर हीट लिख दिया। ये जो डेल्टा साइन है ये मुझे हीट को इंडिकेट करके दे रहा है कि मेरा हीट है वो इधर निकल रही है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी हीट लिखी हुई है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उधर देखेंगे जहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही होगी। किस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो रही है? तो एंडोथर्मिक हो रही है C प्लस डी के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। क्यों? क्योंकि हीट इधर है तो C प्लस डी के लिए एंडोथर्मिक होगी और C प्लस डी के लिए एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो C प्लस डी टूटेगा और C प्लस टूटेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? देखो अगर मान लो सपोज करो मैंने इसके लिए लिख दिया बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी। मान लो मेरी रिएक्शन कोई ऐसी है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी माइनस हीट। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, मेरे पास ये हीट यहाँ पे, लेकिन ये किस साइन के साथ में? माइनस के साथ में है। और माइनस के साथ में है मतलब ये तो मेरी एंडोथर्मिक ही हुई। भाई अगर हीट को उठाए हैं प्लस में लेके आएंगे तो प्लस में तो ये इधर आएगी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस हीट दैट इज C प्लस डी। तो मेरे पास में ये हीट इसके लिए एंडोथर्मिक होगी। तो मेरे को सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, एक ही फैक्टर देखना है। अपोजिट अपने आप काम कर लेना, अपोजिट काम होता रहेगा। कैसे? मैंने क्या बोला है? टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमेशा वो देखनी है जिधर एंडोथर्मिक हो रही होगी। एंडोथर्मिक में जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अगर यदि रिएक्टेंट है वो एंडोथर्मिक है तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर प्रोडक्ट आपका एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। बात समझ में आ गई एकदम? टेम्परेचर को अगर उल्टा करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फिर एक्सोथर्मिक देख लेना। ठीक है, तो आपको एक ही फैक्टर ध्यान रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करो, एंडोथर्मिक प्रोसेस देखो, रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड करो। क्लियर हो गया एकदम? पक्का? चलो दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। टेम्परेचर के अलावा अगर यदि हम बात करें इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैस कैसे काम करती है? पहले तो हमें इनर्ट का मतलब समझना है। इनर्ट का मतलब होता क्या है? देखो इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी गैस जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ऐसी गैस जिसको अगर यदि हम किसी रिएक्शन में ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिर क्या रोल प्ले करेगी, किस तरीके से वो इफेक्ट होगी। इनर्ट का मतलब होता है खुद पार्टिसिपेट ना करे, खुद पार्टिसिपेशन ना करे। देखो अब ये दो फैक्टर्स पे काम करता है। इनर्ट गैस का फैक्टर दो फैक्टर्स के साथ चलता है। कौन कौन सा? या तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो या फिर वॉल्यूम वेरिएबल हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। दोनों के लिए ध्यान से समझ लेना, दोनों के लिए ध्यान से समझना है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है।
अगर यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मेरी किसी भी रिएक्शन में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस को अगर यदि मैं ऐड करता हूं और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में मेरी गैस के, या मैं ये कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब रिएक्शन जहां भी है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। अगर यदि वो फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप इनर्ट गैस ऐड कर दो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, कोई फर्क नहीं होगा, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर यदि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, यहां पे ध्यान से सुनना है, आपने इससे पहले फैक्टर पढ़ा है प्रेशर का। अगर यदि हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो हमारे पास भी क्या हो रहा था, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही थी। पढ़ा है हमने, कौन सा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही थी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, स्मॉलर या हायर, तो हम कहेंगे स्मॉलर थे, लेसर थे। जहां पे स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स थे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही थी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स थे वो स्मॉलर थे। ऐसे ही तो पढ़ा है हमने प्रेशर के इफेक्ट में। भाई प्रेशर इफेक्ट जो हमने कल पढ़ा है, किसी ने नहीं देखी वीडियो तो पहले जाके उसे देख लीजिए। तो रिएक्शन का इफेक्ट वहां पे तब पड़ता है जब नंबर ऑफ मोल्स स्मॉलर होते हैं। ठीक है, प्रेशर के में। अगर यदि मैं इनर्ट गैस को ऐड करता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट करने पे मेरे पास इसका जस्ट इफेक्ट अपोजिट होता है जो हमारे पास यहां होता है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हायर होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हायर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हायर होंगे। बात क्लियर है एकदम। देखो, जैसे इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एन जी ले लेते हैं, डेल्टा एन जी दैट इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले ली मैंने, A प्लस बी गिव्स 2C प्लस डी। सारे गैसेज है, ये मेरी एक रिएक्शन है। ठीक है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने कहा प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, इनर्ट गैस मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, इनर्ट गैस कोई भी मैंने ली और वो इसके अंदर डाल दी। ठीक है, बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पहला फैक्टर तो मैं ले रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट, इनर्ट गैस ऐड की है, इनर्ट गैस ऐड की है तो मैंने कहा क्या, ये फाइंड कर लो कि हायर नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में है। नंबर ऑफ मोल्स, हायर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में तो 2 मोल्स है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 मोल्स हैं। तो 3 मोल्स इधर है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। ठीक है, अगर मेरी डेल्टा एन जी दैट इज लेस देन 0 है तो रिएक्शन देखो, A प्लस बी गिव्स C गैस। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन दे दी। अब इस रिएक्शन में मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं, प्रेशर दैट इज कांस्टेंट, और इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूं। इनर्ट गैस एडिशन पे मुझे क्या देखना है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये देखना है जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स हैं, किधर है, इधर तो 2 है, इधर 1 है। तो क्या होगा, रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर आएगी। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। जैसे तीसरा पॉइंट में डिस्कस करूं, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, अगर यदि दोनों के दोनों बराबर है, बराबर होने का मतलब अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सारे गैसेज हैं। ठीक है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें पता है डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो फॉरवर्ड, ग्रेटर लेस देन जीरो होता है तो बैकवर्ड। किस केस में, इनर्ट गैस के एडिशन प्रेशर कांस्टेंट में। अगर वॉल्यूम, एक बार इसको देख लेते हैं, डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जहां है वैसे का वैसा रहेगा, इस पर कोई चेंजमेंट नहीं है। अच्छा, अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इस पे ना इस पे ना इस पे, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल होना चाहिए, वॉल्यूम वेरी करना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तब मेरे पास में रिएक्शन की डायरेक्शन इफेक्ट करेगी। क्लियर है पॉइंट। इनर्ट गैस का एडिशन समझ में आ गया, पक्का। इसके पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना, यहाँ पे गलती करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं, इनर्ट गैसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। क्लियर है। चलो लास्ट पॉइंट जिसके बारे में अगर यदि हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर यदि हम देखें कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, तो देखो कैटलिस्ट हमारे पास में सेम काम करेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर देना, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना। कैटलिस्ट कभी भी किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा लेकिन उसके इक्विलिब्रियम को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने में, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। जो रिएक्शन 10 मिनट में होनी उसको 2 मिनट में बना देगा, जो रिएक्शन 5 मिनट में होनी उसको 1 मिनट में कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन कभी भी उसके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक जो आपको मेंशन करना है, कैटलिस्ट है वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्लियर है पॉइंट, एकदम क्लियर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर यदि हम दें जिसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उनको समझ लेते हैं। अगर यदि मैं आपसे छोटा सा पॉइंट सभी का रिलेट करूं, ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, अगर यदि मैं उनको डिस्कस करना चाहूं, सबसे पहले हमने पढ़ा कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन पढ़ा है। कंसंट्रेशन में ये पढ़ा जहां हाई कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा लो की तरफ फ्लो करती है। अगर रिएक्टेंट मेरा ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो रिएक्टेंट की तरफ आएगा, मतलब बैकवर्ड। ठीक है, पहला फैक्टर पढ़ा। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा प्रेशर। प्रेशर के लिए हमने क्या पढ़ा, प्रेशर के लिए क्या पढ़ा, सारे के सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रेशर के लिए हमने क्या पढ़ा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेसर क्वांटिटी में है, थोड़ी क्वांटिटी में है, अगर नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में कम है, मेरी रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी प्रेशर के लिए। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट में मोल्स कम है तो फिर वो रिएक्टेंट की तरफ, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट में है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तीसरा पॉइंट अगर मैं पढ़ूं तो हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या देखा, टेम्परेचर में क्या देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखनी है। एंडोथर्मिक किसके लिए एंडोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, अगर यदि वो एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे एंडोथर्मिक होगी, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कंसंट्रेशन उधर बढ़ेगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर यदि हम देखें तो वो हमने देखा इनर्ट गैस का, और इनर्ट गैस में दो फैक्टर काम करते हैं। डेल्टा वी अगर जीरो है, दैट इज कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करना है, रिएक्शन को मेरे को चेंज करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड देखना है, तो डेल्टा पी अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स हाइयर होने चाहिए। जिधर हाइयर होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। सिंपल है, क्लियर है। एक एग्जांपल करेंगे, देखिए जरा। चलो एक रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट
मैंने रिएक्शन ली, मैंने एक रिएक्शन मेंशन की यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया N2 + 3H2 gives 2NH3। मेरे पास ये एक रिएक्शन है, सारे के सारे गैसेस कंपोनेंट है, सारे गैसेस कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। मुझे चाहिए इसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ध्यान से सुनना इसके लिए पॉइंट्स। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यहाँ पे जाए। तो मुझे क्या क्या कर रहे हैं, अमोनिया बनाना चाहता हूँ मैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का क्या रोल होगा भाई, या तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं किसी भी कंपोनेंट को निकाल सकता हूं, रिमूव कर दूं, या मैं ऐड कर दूं, दो ही काम है। एक कंडीशन तो ये है, अमोनिया मुझे बनाना है, अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है, तो मैं क्या करूं, अमोनिया को निकाल लेता हूं, अमोनिया को रिमूव कर दूं। एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि भाई इसको रिमूव कर देते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई अमोनिया को रिमूव कर दो। अगर मैं एडिशन करना चाहता हूं तो मैं एडिशन करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, या तो मैं नाइट्रोजन को बढ़ा दूं या फिर मैं हाइड्रोजन को बढ़ा दूं। भाई एडिशन करना है तो एडिशन तो मैं रिएक्टेंट ही कर सकता हूं। अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को ऐड कर दिया, इनको बढ़ा दिया, बढ़ाते के साथ क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। बात क्लियर है? ये हमने कल पढ़ा था, कंसंट्रेशन में पढ़ा था, पक्का। चलो पहला पॉइंट क्लियर है। चलो दूसरा फैक्टर लेते हैं, प्रेशर। मान लो मुझे प्रेशर के साथ में चेंज करने, तो प्रेशर के साथ में कैसे चेंज करूंगा, उधर रिएक्शन जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। कब? जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं। ध्यान से सुनो, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेसर क्वांटिटी में होंगे। देखो ध्यान से, तो मेरे पास में ये रिएक्शन, यहां पे तो 4 मोल्स प्रेजेंट है और यहां पे 2 मोल्स प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल है। तो रिएक्शन किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? अगर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हायर होने चाहिए। तो हमारे पास में प्रेशर इंक्रीज कर दो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। हम फॉरवर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड में ये प्रेशर की कंडीशन पे वह प्रेशर बढ़ा दोगे ना तो फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लेते हैं। अगर मान लो सपोज करो इसके अंदर मेरे पास में हीट यहाँ पे निकल रही है, ऐसे मेरी हीटिंग यहाँ पे हो रही है, ये क्लियर है? मैंने कहा इसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो हीट इसमें मुझे ये चाहिए, मुझे रिएक्शन चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, हीट किधर रिलीज्ड है, इधर प्रोडक्ट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में है, इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो फॉरवर्ड चाहिए। इसका मतलब ये है मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, मैं टेम्परेचर घटाता हूं, टेम्परेचर कम करूंगा तो ये कम होगा तो रिएक्शन इधर जाएगी। तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तीसरा, चौथा पॉइंट, अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं, इनर्ट गैस किसके लिए? अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड की तो वॉल्यूम डेल्टा वी कांस्टेंट है। अगर यदि वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट है तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, चाहे कुछ भी कर लो, मोल्स चेंज हो, घटे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यदि मेरे पास में प्रेशर चेंज कर देता हूं, प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अब मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट है,
प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इनर्ट गैस ऐड करने पे। इनर्ट गैस ऐड करने पे प्रेशर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स हायर होते हैं। हायर होंगे। अब देखो हायर किधर है? हायर किधर है? हायर तो इधर है, 4 मोल्स है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। मुझे बैकवर्ड नहीं चाहिए, तो इनर्ट गैस को मैं यूज नहीं करूंगा किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए। बात समझ में आ गई? किस तरीके से यूज करने हैं, क्वेश्चंस पे यूज करने हैं। पक्का क्लियर हो गया? एकदम कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको मेंशन करना है और ध्यान से बताना है किस तरीके से इस रिएक्शन में किसका इफेक्ट होगा, किसका इफेक्ट नहीं होगा और किधर जाएगी रिएक्शन, कैसे। ठीक है, सभी फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, H2 + I2 gives HI। ये मेरी रिएक्शन है, सारे के सारे कंपोनेंट गैसेस के हैं, सारे गैसेस हैं, प्लस हीट है, प्लस हीट है। मैं चाहता हूं रिएक्शन, हमने सोचा रिएक्शन बैकवर्ड जाए, हम चाहते हैं रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में HI डिसोसिएट और वो H2 और I2 प्रोवाइड करे अभी। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला फैक्टर कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर का इफेक्ट आपको लिखना है, और चौथा फैक्टर दैट इज इनर्ट गैस का एडिशन दिखाना है। इनर्ट गैस ऐड करें तो क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से सोच के समझ के बिल्कुल आराम से तब इसको मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बचे तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीट ली चैटलियर प्रिंसिपल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।